हेलो फर्स्ट ईयर, मैं डॉक्टर अंजू आपको नशे इनकम का चैप्टर पढ़ा रही हूँ। पिछली 4 क्लासों में हम नशे इनकम ही पढ़ रहे हैं, उनका विस्तार से हमने सारी व्याख्याएं की हैं। इस चैप्टर में इस क्लास में हम आपको वही पढ़ा रहे हैं, राष्ट्रीय आय व्यय आर्थिक कल्याण। और इसमें मैंने ये बताया था कि जीएनपी के बढ़ने के साथ साथ आर्थिक कल्याण नहीं बढ़ता, उससे अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। जैसा पहला, दूसरा, तीसरा 3 पॉइंट मैं बता चुकी हूँ पिछली क्लास में। तीसरे पॉइंट में मैंने बताया था, यदि इसमें सत्यता होती तो आज पश्चिम के लोग अपनी भौतिक संपन्नता से उबकर भारतीय साधु संतों या हिमालय की ऊंचाई पर स्थित देवी देवताओं के मंदिरों में सच्चा सुख ढूंढने नहीं आते। इससे हमारे पूर्वज कई गुना प्रसन्न थे, क्योंकि आज की तरह उस समय हत्या, चोरी, डकैती नहीं होती थी। पति पत्नी में गृह कलेश व तलाक की नौबत नहीं आती थी। आज कोई भी व्यक्ति किसी भी मित्रता का दम नहीं भर सकता। स्वामी भक्ति की आज के युग में कोई मूल्य नहीं है। 4th पॉइंट है कि समाज में कल्याण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है विश्राम। इससे लोगों की दीर्घकालीन कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, परंतु इसे हम जीएनपी में शामिल नहीं करते। समाज द्वारा विश्राम कम करने या अधिक करने से कुल उत्पादन प्रभावित होता है, परंतु राष्ट्रीय के अनुमान में इसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। 5वां है रहन सहन का स्तर। जीएनपी का आकार समाज के रहन सहन के स्तर को भी व्यक्त नहीं करता है, क्योंकि नागरिक वस्तुओं व सुरक्षा वस्तुओं के अनुपात भी कल्याण को प्रभावित नहीं करता है। यदि राष्ट्रीय आय का अधिक भाग सैन्य सामग्री के निर्माण या पूंजी पदार्थों पर खर्च किया जाता है और कम भाग उपभोग्य पदार्थों के निर्माण पर किया जाता है, तो इससे कल्याण में कमी होगी। अतः उत्पादन की प्रकृति भी कल्याण को प्रभावित करती है। अगला है विशुद्ध आर्थिक कल्याण, यानी नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसे न्यू के नाम से जानते हैं। आर्थिक कल्याण का माप यानी मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसे म्यू के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम 1972 में नॉर्थहॉस तथा टॉपिन ने यह प्रयास कर म्यू की अवधारणाओं को विकसित किया। म्यू यानी मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसे सैमुअल्सन ने शुद्ध आर्थिक कल्याण यानी नेट इकोनॉमिक वेलफेयर न्यू कहा है। म्यू के सिद्धांतों का विकास याले विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नॉर्थहॉस तथा टॉपिन ने 1972 में किया। उसके अनुसार प्रत्येक आर्थिक क्रिया का अंतिम उद्देश्य उपभोग न्याय की उत्पादन है। अतः उन्होंने राष्ट्रीय आय लेखों का प्रयोग आर्थिक कल्याण का नया सूचकांक म्यू यानी MEW आर्थिक कल्याण का मापक को विकसित करने का प्रयास किया। नए माप म्यू में उन्होंने उन सभी उपभोगों को शामिल किया जो मानव कल्याण में वृद्धि करते हैं। टॉबिन और नॉर्थहॉस ने जीएनपी में उन मदों को निकाला जो आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं करते और उनको शामिल किया जो आर्थिक कल्याण में वृद्धि करते हैं। उन्होंने उपभोग में जिन तत्वों को अलग करने की सिफारिश की वे निम्न हैं। सभी सार्वजनिक व निजी व्यय जिनसे जनता को प्रत्यक्ष रूप में किसी प्रकार की उपयोगिता प्राप्त नहीं होती, उसे उपभोग से अलग करना चाहिए। दूसरा, टिकाऊ उपभोग जैसे फ्रिज, टीवी जिनसे उपयोगिता प्राप्त होती है, उसे शामिल करना चाहिए। दूषित पर्यावरण, शहरीकरण की बुराइयां जो समाज को मिलने से उपयोगिता में कमी आती है और मानव कल्याण में कमी आती है, उसे को हटाना चाहिए। स्वयं के द्वारा किए जाने वाली क्रियाओं को मूल्य जोड़ना चाहिए, जिससे मौद्रिक विनिमय नहीं होता, जिसे पत्नी द्वारा किया गया गृह कार्य, अध्यापक द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना। चूंकि स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों को बाजार में क्रय विक्रय नहीं होने के कारण आर्थिक क्रियाओं में भाग नहीं होता, इस कारण जीडीपी या जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता, परंतु इस प्रकार की क्रिया से वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में अवश्य वृद्धि होती है।
अतः न्यू यानी NEW की अवधारणा में स्वयं द्वारा किए गए कार्यों को भी समावेश करना चाहिए। पांचवा, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं को अनुमानित मूल्य शामिल होना चाहिए। छठा, आराम यानी लेजर के क्षणों में अनुमानित मूल्य की गणना की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब हम धनवान हो जाते हैं तो मानसिक संतुष्टि के लिए कम काम, अधिक आराम करना पसंद करेंगे, जिसे GDP GNP की मात्रा कम हो जाएगी, यद्यपि कल्याण की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। सातवां, भूमिगत अर्थव्यवस्था यानी आज का प्रत्येक अर्थव्यवस्था में भूमिगत आर्थिक क्रियाओं की मात्रा में वृद्धि हो रही है। ऐसी भूमिगत व्यवस्था की गतिविधियां जिसमें सूचना सरकार को नहीं की जाती, जैसे जुआ, वेश्यावृत्ति, बिना लाइसेंस के दवाओं का निर्माण, अवैध प्रवासियों के कार्य, वस्तु विनिमय, तस्करी, चोरी, डकैती, अन्य अवैध आर्थिक कार्य। विकासशील देशों में इन अवैध गतिविधियों की एक समानांतर अर्थव्यवस्था चलती है। ये भूमिगत गतिविधियों करों को कम करने तथा सरकारी नियंत्रण से बाहर रहने के लिए की जाती हैं। सामान्यतः अधिकांश गतिविधियां राष्ट्रीय के खातों में शामिल नहीं होती, लेकिन क्योंकि सामाजिक दृष्टि से ये अवैध व अवांछनीय है। कई बार आय कर से बचने के लिए वैध आर्थिक क्रियाओं का मूल्य भी GNP में शामिल नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, आयकर निर्धारण के समय वेतनभोगी कर्मचारी तो अपनी आय को नहीं छिपा सकता, परंतु व्यवसायी छिपाने में सफल हो जाते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उपयुक्त मदों को घटाकर जोड़कर कल्याण का जो नया माप बनता है, उसे हम नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, शुद्ध आर्थिक कल्याण कहते हैं। न्यू की अवधारणा की सार्थकता। वर्तमान में आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था के पक्षधर बड़ी प्रसन्नता के साथ कहते हैं कि इस व्यवस्था में GNP या GDP को कई गुना बढ़ा दिया है, परंतु इस व्यवस्था से आलोचक कहते हैं कि GDP GNP कई अनावश्यक वस्तुओं का ढेर लगा हुआ है। कुछ तो कहते हैं कि इससे अति उपभोगवादी या ऊर्जावादी अर्थव्यवस्था ने तो मानव जीवन को समक्ष पर्यावरण का संकट खड़ा कर दिया है। अतः इसके अनुसार GDP या GNP का अर्थ ग्रोस डोमेस्टिक पॉल्यूशन या ग्रोस नेशनल पॉल्यूशन है, क्योंकि GDP में सरकार के द्वारा बमों व मिसाइलों के निर्माण के लिए की गई खरीद भी शामिल है। इसमें जेलों पर किया हुआ व्यय भी शामिल है। इसमें भ्रष्टाचार व घोटालों से हुई उत्पादन भी शामिल है। अतः अर्थशास्त्रियों ने अब GDP GNP में इन मदों को कम करना प्रारंभ कर दिया है, जो कि न्यू की अवधारणा है। इसलिए न्यू यानी NEW राष्ट्रीय उत्पाद की समायोजित अवधारणा है, जिसमें केवल वे उपभोग व विनियोग की मदें शामिल करते हैं जो लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ाता है। अमेरिका में पर्यावरण खातों या हरे खातों ग्रीन अकाउंट के द्वारा भी राष्ट्रीय आय में परिवर्तन को प्रकट करना शुरू किया है। इसमें राष्ट्र के प्राकृतिक व पर्यावरण साधनों के योगदान का अनुमान होता है। अतः आर्थिक ओकुन ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय आय में प्रसन्न समाज को कोई गारंटी नहीं होती, जैसे जरूरी नहीं कि परिवार की समृद्धि के साथ उसमें प्रसन्नता का संचार हो। GDP में कोई वृद्धि युद्ध, जाति संघर्ष, सेक्स अपराध तथा युवाओं की बढ़ रही उच्छलता के कारण तनाव को कम नहीं कर सकती। फिर भी हमारी कई आकांक्षाओं को पूरा करने में समृद्धि आवश्यक शर्त है। घरेलू जीवन उत्पाद के वैकल्पिक माप। एक नई अवधारणा प्रस्तुत की है जो निम्न है: मानव विकास सूचकांक, हरित सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय खुशी, सतत राष्ट्रीय कल्याण का सूचकांक। आर्थिक कल्याण व प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन, जिसका उद्देश्य सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे पवित्र वेदों में भी बताया गया है, देश की सुख समृद्धि के लिए राष्ट्र उत्पत्ति की विपुल मात्रा का होना आवश्यक है। यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु, सबके सुख के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय उत्पाद विपुल मात्रा में हो।
जीवन उपयोगी वस्तुएं जब अधिक मात्रा में होंगी तो अधिकांश लोगों में सुख का कारण बनेगी। इस तरह से हमारा वैदिक अर्थशास्त्र विपुलता का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक ऑफ अबंडेंस है, जिसमें अधिकाधिक उत्पादन पर जोर दिया जाता है। तभी उत्पादन अधिक होगा तो कीमतें घटेंगी, कीमतें बढ़ेगी तो कल्याण में वृद्धि होगी। पाश्चात्य संस्कृति में ये कहा है कि अधिक उत्पादन से मूल्य घटता है तो लाभ में भी कमी होती है। भौतिकवादी दृष्टिकोण होने के कारण वस्तुओं के मूल्य बढ़ने चाहिए। ये तभी संभव है जब वस्तुओं की पूर्ति मात्रा में तुलना से कम हो, इसलिए वे अर्थव्यवस्था में जानबूझकर अभाव उत्पन्न करते हैं।